गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? एक बार कंफर्मेशन दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। स्टार्ट द सेशन। हाँ जी, हाँ जी। नोमी जी, ठीक 12 बज गए, आफ्टरनून लग गया है। चलिए जी। देखिए, सॉरी फॉर द डिले। अभी एक्चुअली थोड़ा सा टैबलेट में प्रॉब्लम होने की वजह से क्लास डिले हो गया है ये वाला। बट कई स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि सर आपका अभी हेड कांस्टेबल एग्जाम आ रहा है और उसके बाद भी जो आने वाला अब जो पूरा आपका साल है वो किसी ना किसी एग्जाम में इन्वॉल्व है। तो वहां पर जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं तो उनको एक गाइडेंस चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि वो बेसिक तरीके से जो आपका हिस्ट्री है, जैसे आपका पॉलिटी, जनरल साइंस, इसका तो मैंने रिवीजन क्लास करवा दिया था। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन सर एक बार रह रहा था, तो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? क्योंकि आपके कुछ सब्जेक्ट्स अगर हम ले लें, लाइक जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये आपके सबसे वन ऑफ द क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो हिस्ट्री में सर अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा हिस्ट्री है, ठीक है, जो पूरा हिस्ट्री अगर इसको डिवाइड करूं, टेस्ट 5 का सर ये क्लास हो जाए, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा ना। अभी मैं आंसर्स मेरे पास आ गए, उनको मर्ज करके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए। आंसर्स आपको अभी कुछ देर में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री को ब्रॉडली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपका एंशियंट हो गया, आपका मिडिवल हो गया, और आपका मॉडर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बार आप लोग बताइए, ठीक है, आप लोग मेरे को एक बार बताइए, हिस्ट्री का आपको कौन सा पोर्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? हिस्ट्री का अगर वो सॉरी हाँ, हिस्ट्री में अगर मैं आपको बात करूं तो आपको सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आता है? मिडिवल। फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है सर, क्योंकि मिडिवल का ज्यादा पोर्शन इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है ना। मिडिवल में आपको प्रॉब्लम आता है, बट स्टिल मिडिवल में ज्यादा प्रॉब्लम होता भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। आज वैसे हम लोग एंशियंट की बात करेंगे, वी विल ट्राई कि आपका मिडिवल भी कवर हो जाए, है ना। नेम एंड डेट, नेम एंड डेट का भी मैं बता देता हूँ किस तरह की डेट्स आती हैं, किस तरह की डेट्स आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए, ये क्लास ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ पर एक एक चीज आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक आपको बेसिक आइडिया दे देंगे कि सर हाँ, ये पोर्शन आपके इंपॉर्टेंट है, इन पोर्शन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ये पोर्शंस को आप अच्छे से एक बार देख लो। तो हिस्ट्री को सर अगर हम बात करें, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो इसमें से सर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है आपका एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री और आपका एंशियंट हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री से कुछ बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा। उसमें क्या क्या चीजें पढ़ के चले आना, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हिस्ट्री में 5 मार्क्स में कितना पॉइंट लिखेगा? ये तो सर हम लोग जो अभी आपका डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, हिस्ट्री में ना एक छोटा सा सेक्शन और होता है, प्रोटो हिस्ट्री। मतलब ये पोर्शन वो होता है हिस्ट्री का जहां पर आपके पास बेसिकली किसी तरह का स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है ना। आपके पास यहाँ पर स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको जो पेंटिंग्स वगैरह मिल रही हैं, उनका जो आर्ट वगैरह मिल रहा है, उसी के बेसिस पे बस आप एक आइडिया ले रहे हो कि यहाँ पर क्या होता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में अगर आपको एक पेन मिले, आपने कहीं पर एक्सकेवेशन किया, एक पेन मिलता है, तो आप उस पेन से ये रिलेट करोगे ना, जरूर उस वक्त के लोग लिखते होंगे,
तो बस हमने भी वही किया है, हमें जो उस टाइम की चीजें मिलती गई और आज हम जो उनका यूज करते हैं उसके बेसिस में बस एक स्पेकुलेशन किया है कि हाँ ऐसा यूज होता रहा होगा। वहां का हमारे पास कोई रिटन एविडेंस नहीं है कि इस तरह की चीजें वहां चलती होंगी। ठीक है, तो बिफोर वी बिगन एक अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हमारे आपका ऑफलाइन में बैचेस लॉन्च हो गए हैं एपीपीएससी प्रीलिम्स के। ठीक है, जीएस वाला पार्ट मैं लीड करूंगा, आपका अमरजीत सर आपका सीसेट वाला पार्ट लीड करेंगे। ठीक है, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हमारे एक यूएसपी बताना चाहता हूँ, हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो एक्सपर्टीज रखती है आपका स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, और ये हमारा सर अभी तक का अचीवमेंट है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक डेडिकेशन है सर और एक पर्सनल इंगेजमेंट जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स है वो इस चीज को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हम उनको पर्सनली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो एपीपीएससी प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन में भी है ऑनलाइन में भी है। ऑफलाइन में आपका ईटानगर सेंटर भी है, नाहरलगुन सेंटर भी है। तो ये जो गिवन नंबर है आपका 6009526445, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो दूसरा एक नंबर है 9233789183। ठीक है, ये गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सीसेट का भी बैच लॉन्च हो रहा है। स्पेशली सीसेट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अंडर द गाइडेंस ऑफ अमरजीत सर एंड हिज टीम आपका एपीपीएससी के लिए सीसेट लॉन्च हो रहा है। साथ ही साथ एपीपीएसएसबी में जो मैथ्स एंड रीजनिंग पार्ट है वो भी आपका करवाया जा रहा है। तो ये जो गिवन नंबर्स हैं आपका 923387899183, या हमें लिख देता हूँ 6009526445। ठीक है, गिवन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू ज्वाइन फॉर द सीसेट बैच। ठीक है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर अपना टॉपिक्स। देखिए हिस्ट्री जो आपकी शुरुआत होती है, हिस्ट्री में जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है वो है सर क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी पे सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि सर मौर्यास पहले आ रहे हैं कि गुप्तास पहले आ रहे हैं, तो बाकी की चीजें आप ऑब्वियसली अपने माइंड में सेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक सीक्वेंस माइंड में होना जरूरी है कि कौन सा एम्पायर आ रहा है, फिर उसके बाद कौन सा एम्पायर आ रहा है, तब जाके आप एक बेसिक स्ट्रक्चर हिस्ट्री का ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें बाद में। सबसे पहली चीज क्या है, क्रोनोलॉजी आपको हिस्ट्री में मेंटेन करना जरूरी है। तो एंशियंट हिस्ट्री की सर अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है आपका स्टोन एज से। वैसे तो ये प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट हो गया स्टोन एज। स्टोन एज में मैं बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। जैसे स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट होता है स्टोन एज का, जिसको हम कहते हैं पिलियोलिथिक एज। लिथिक मतलब स्टोन, यहाँ पर स्टोन्स का यूज देखा जाता था, इसी वजह से इसका नाम भी स्टोन एज पड़ गया। दूसरा जो इसका मिडल पार्ट है मीजोलिथिक, एंड जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज नियोलिथिक। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका बनता है वो बनता है कि सर आपको पूछ लेगा, अच्छा ये बताओ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किस एज में देखने को मिलता है, या पूछ लेगा कि जो भीम पेट का पेंटिंग्स हैं वो आपकी कहाँ पर लोकेटेड है, या कोई साइट आपको पूछ लेगा। जैसे मान लो उसने पूछ ली बुर्जा होम, ठीक है, वो पूछ लेगा बुर्जा होम, बुर्जा होम बताइए किस एज में आपका लोकेटेड है। तो बुर्जा होम कहाँ पर लोकेटेड है आपका नियोलिथिक एज में। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके स्टोन एज पे बनते हैं। तो स्टोन एज में सबसे ज्यादा चीजें क्या ध्यान रखनी है कि किस एज में किस तरह के टूल्स मिल रहे हैं और किस एज से रिलेटेड कौन सी साइट है। ठीक है, तो एज से रिलेटेड आपके टूल्स और साइट, इन पे आपको नजर बना के रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया स्टोन एज। फिर अगला पार्ट आ जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, देखो मैं हमेशा कहता हूं आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जीएस में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी चीजें पढ़ाई जाती कहानी बना के या क्रोनोलॉजी में, एक आपको कंटेंट डिलीवर किया जाता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास ये क्लैरिटी होना कि सर इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो यहाँ आज की जो क्लास में हम बेसिक बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो भी टॉपिक्स ये आप पढ़ रहे हो किस डायरेक्शन में आप पढ़ो कि एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वो आप डायरेक्टली टैकल कर पाओ। ठीक है, तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो जनरली आपका देखोगे आप ओवरऑल 3300 से 1900 बीसी के बीच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बट इसका जो मैच्योर फेज है, मैच्योर फेज कौन सा है, जो जनरली हम लोग सुनते हैं कि ग्रेट बाथ देखने को मिल रहा है, या फिर आपको बार्टर सिस्टम देखने को मिल रहा है, या फिर आपको सिटाडेल देखने को मिल रहे हैं, यानी जो भी चीजें हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो इस मैच्योर फेज में हमें देखने को मिलती है 2600 से लगभग लगभग 1900 बीसी के अराउंड। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है वो है सर आपकी साइट्स। ठीक है, इस पे सर आपको सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सी साइट की कौन सी चीज फेमस है। ठीक है, जैसे हड़प्पा साइट की अगर हम बात करें तो आपका स्टोन डांसिंग नटराज वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मोहेंजोदारो में आपको क्या देखने को मिलता है, द ग्रेट बाथ देखने को मिलता है। ठीक है, इसी तरह से लोथल में क्या देखने को मिलता है, लोथल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकयार्ड देखने को मिलता है। तो हर एक साइट में कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है, उस पे आपको कमांड बनानी है, वो आपको क्लियरिटी रखनी है कि कौन सी साइट की कौन सी चीज फेमस है जो जिस पे सवाल बन सकता है। और दूसरा पार्ट आता है हर एक साइट की डिस्कवरी, खास तौर से हड़प्पा हो गया, मोहेंजोदारो हो गया। ठीक है, और आपका कालीबंगन हो गया। तो ये तीन ऐसी साइट्स हैं, इनके जो एक्सकेवेटर्स हैं, डिस्कवरर है, उनके नाम आपको जरूर याद रखने चाहिए। ठीक है, जैसे हड़प्पा वाज एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी। ठीक है, मोहेंजोदारो वाज एक्सकेवेटेड बाय आर डी बैनर्जी। ठीक है, चान्हूदारो वाज बाय एनजी मजूमदार, लोथल बाय एस आर राव, कालीबंगन बाय बीबी लाल। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स है उसमें एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, हर एक साइट की एक स्पेशलिटी यहाँ पर क्या मिल रहा है। दूसरा उसका एक्सकेवेटर, कौन उसको डिस्कवर कर रहा है, कौन उसको एक्सकेवेट कर रहा है, ये दूसरी चीज। तीसरी एक ऐसी जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि सर ये बताओ लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सी है, तो दैट इज योर राखीगढ़ी। ठीक है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कौन सी है, राखीगढ़ी। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों का डाउट ये भी आ जाता है कि सर इसमें जो ये आर्यंस थे, नॉन आर्यंस थे, अभी जो रिसेंट रिसर्चेस आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, आर्यंस यहीं के थे। तो वो सारी चीजें सर चलती रहेंगी, हमें प्रॉपरली फॉलो करना है एनसीईआरटी को। ठीक है, तो जो जो चीजें एनसीईआरटी में अपडेट होती रहेंगी हमें उसके अकॉर्डिंगली चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो एक तो हो गया आपका स्टोन एज में मैंने साइट्स के बारे में बता दिया, दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में आपको बता दिया, इसको ध्यान रखना है। हाँ जी, यहाँ तक किसी और को कुछ पूछना हो तो बताइए, आपको लगता हो कि सर इसमें और किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है या आपको किसी और तरह का डाउट हो तो बताइए। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी, सिटाडेल कहते हैं फोर्ट को, किले को कहते हैं, सिटाडेल किसको कहते हैं, फोर्ट को। जैसे कुछ साइट्स हमें देखने को मिली हैं, वहां पर इस तरह का सीन था। ठीक है, जैसे मोहेंजोदारो है, मोहेंजोदारो में दो हिस्से थे, ये अपर सिटी था, ये लोअर सिटी था। ठीक है, तो एक इस तरह का, ये अपर सिटी में जाहिर सी बात है देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कम लोग रहा करते होंगे और ये ऊंचाई पे थे, और बाकी लोअर सिटी में ये बड़ी सी आबादी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मैंने वही कहा सर आपसे कि ये जो आज के टाइम में हम सोसाइटी देखते हैं उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ना कि उस टाइम भी ऐसा रहा होगा। कि अगर आप ये पिक्चर आज के वक्त में देखो तो सीधी सी बात है, आप ये कहोगे सर यहाँ जरूर रॉयल लोग रहते होंगे,
जो ऊंचाई पे रह रहे हैं, है ना, कम आबादी में रह रहे हैं, यहाँ जरूर आम आदमी रहता होगा। तो उसी से रिलेट करके हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ की जो ओलिगार्क्स होंगे, जो एरिस्टोक्रेट्स होंगे, वो यहाँ अपर सिटी में रहते होंगे, बाकी की जो आम जनता है वो लोअर सिटी में रहती होगी। ठीक है, तो सिटाडेल इज काइंड ऑफ फोर्ट। रिवर पे भी हाँ जी सर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, रिवर में बस इनका ध्यान रख लेना, हड़प्पा में और मोहनजोदारो। ठीक है, मेनली हड़प्पा मोहनजोदारो याद रख लेना। हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन रिवर रावी एंड मोहनजोदारो ऑन रिवर इंदस। ठीक है, चलिए आगे सर अगर हम बढ़े, आगे आती है सर आपका वैदिक एज। ठीक है, फिर ऐसा माना जाता है कि आर्यंस आते हैं, आर्यंस के आने के बाद वैदिक एज स्टार्ट होती है, द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन, ये सब होता है। लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हम लोग इसमें आ जाते हैं सर वैदिक पीरियड में। ठीक है, वैदिक पीरियड को हम लोग दो एज में डिवाइड करते हैं, ऋग्वेद और लेटर वैदिक एज। अब इसमें सर वैदिक एज में क्या क्या क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सी बुक है, मतलब ये सर हमारे नोट्स हैं सर, बुक ये अलग अलग किताबों से लिया गया अलग अलग कंटेंट है सर। एक मिनट, ये वाला थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, बात आ जाती है सर वैदिक एज की। वैदिक एज से सर क्या क्या सवाल बन सकते हैं, देखो वैदिक एज में सबसे पहले तो ये सवाल बन सकते हैं, इसको वैदिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 4 वेद इसमें लिखे गए थे। ठीक है, इसमें 4 वेद आपके लिखे गए थे, जिसमें से ऋग्वेद जो था वो इस पीरियड में लिखा गया, ऋग्वेदिक पीरियड में आपका ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड, उसमें आपके बाकी के जो 3 वेद हैं वो लिखे गए। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसमें सर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे तो जनरली यही क्वेश्चन आएगा, मैंने लिखा ना सर इंपॉर्टेंट फॉर एपीएसएसबी, ये ओवरऑल एपीएसएसबी के लिए। पीडीएफ सर ये ऑलरेडी जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं ये उनके पास अवेलेबल है सर, बाकी अभी पीडीएफ आप कहोगे तो मैं भेज दूंगा। हाँ जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है आपका वैदिक एज। ठीक है, तो थोड़ा सा सोसाइटी वगैरह भी देखना पड़ जाता है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या होता है सर, एक राजा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बेसिक यूनिट देखोगे तो एक फैमिली होती है, फैमिली में जो हेड होता है उसे कहते हैं कुला, कुला इज फैमिली हेड। ठीक है, और वो मेल मेंबर होता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। फिर एक पूरा जो ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं उनको मिला दो तो ग्राम बनता है, उसका हेड होता है ग्रामीणी। ग्राम को मिला दो तो बनता है विसु, उसका हेड होता है विश्वपति। विसु को मिला दो तो बनता है जना, उसका हेड होता है गोपा। फिर कई सारे जना को मिला दो तो बनता है जनपद, और उसका जो हेड होता है राजन। ये मेन किंग होता है यहाँ पर। हाँ जी, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सर 12 बजे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बाकी इसकी रिकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगी, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सर बिल्कुल अगर टाइम मिलेगा तो एमसीक्यू में भी हम आ जाएंगे। अभी बस ये है, मैं एक बार आपको बेसिक चीजें बताना चाह रहा हूँ। तो ऋग्वेद और लेटर वेद, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट। अभी देखो, अभी दिखाई देगा सर। ठीक है, नाउ इट विल शो यू। तो मेन जो है यहाँ पर थोड़ा सा लिटरेचर का ध्यान रखना,
कि जो ऋग्वेद है वो वैदिक एज में आए थे, बाकी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये आपका लेटर वैदिक एज में आए थे। ठीक है, अब उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नहीं 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 सर, जो ऋग वैदिक एज था या जैसे अर्ली वैदिक एज कहते हैं उसमें सिर्फ ऋग्वेद आया था। बाकी जो पोर्शन है वो, बाकी जो आपका सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, वो आपका लेटर वैदिक एज में आए थे। ठीक है, हाँ जी, देखो आपकी स्क्रीन पे दो नंबर चल रहे होंगे, तो एपीपीएससी हो या एपीएसएसबी हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई भी कोर्सेज की आपको जानकारी चाहिए हो तो जो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं उन पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की सर हम यहाँ बात करेंगे थोड़ी सी। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री का। ठीक है, जैनिज्म से सर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैनिज्म के फाउंडर को ध्यान रखना, और इनके 23rd जो तीर्थंकर थे, कितने तीर्थंकर थे, 24, और 23rd थे पार्श्वनाथ, और जो वर्धमान थे वो वाज द 24th तीर्थंकर। जो वर्धमान महावीर थे और जो गौतम बुद्धा थे वो एक ही कंटेम्परेरी है सर, लगभग लगभग एक ही टाइम पीरियड में दोनों मौजूद थे। तो मॉडर्न हिस्ट्री सर कल हो पाएगा। नॉर्थ ईस्ट पीएससी ब्रांच इज अवेलेबल इन ईटानगर एंड नाहरलगुन। देखिए नुसो जी, बाकी लोग एक चीज समझ लो, आप आने को सर कुछ भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं अभी चूंकि एक रिवीजन क्लास है तो यहाँ पर मैं बिल्कुल वही बातें कर रहा हूँ जो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद अब आपका एग्जाम है, तो हम वही बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, देखो वर्धमान महावीर जी के बारे में ध्यान रखना, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना, और जो उनको ही स्पिरिचुअल नॉलेज मिली थी वो किस एज में मिली थी, एट द एज ऑफ 30 ही अटेन द हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज कॉल्ड कैवल्य। ठीक है, कैवल्य मिलने के बाद ही उन्हें महावीर और जना का नाम दिया गया, उनके फॉलोअर जैन कहलाने लगे और जो धर्म है वो जैनिज्म बन गया। ठीक है, तो उनकी जो डेथ होती है एट द एज ऑफ 72 होती है। यानी कुल मिला के जो जैनिज्म है, यानी जो वर्धमान महावीर हैं, उनकी पर्सनल लाइफ और जो गौतम बुद्धा हैं उनकी पर्सनल लाइफ, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटी सर पहले भी कराया था, ज्योग्राफी का तो सर अभी नहीं हो पाएगा, आगे हम उसको जरूर इन द कमिंग वीक्स उसका भी कराएंगे सर, सीजीएल से पहले अलग से पीवाईक्यू सीरीज भी आपकी आगे चलेगी। ठीक है, तो गौतम बुद्धा की सर अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ ध्यान रखिएगा कि उनको जो एनलाइटनमेंट है वो कहाँ मिला था, बोध गया में मिला था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गार्डन नियर कपिल वस्तु। ठीक है, पहली जो स्पीच थी, फर्स्ट सरमन उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, और उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। तो जन्म, ज्ञान, मृत्यु, ठीक है, बुद्धिज्म हो जैनिज्म हो, इन दोनों में जो जन्म है और जो ज्ञान है और जो मृत्यु है, इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस रखना कि कहाँ कहाँ हुए थे रिगार्डिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बाकी देखो जैन जैन काउंसिल्स भी हुई थी, बुद्ध काउंसिल्स भी हुई थी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट इज बुद्धा काउंसिल। ठीक है, बुद्धिज्म में जो काउंसिल्स थी ये वाली, ठीक है, इनको ज्यादा ध्यान रखना। तो ये जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, सीजीएल के लिए सर ऑलरेडी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है ऑनलाइन में, ज्वाइन कर सकते हैं आप, आपको जो भी जानकारी चाहिए हो, जो आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, देखिए इसीलिए नंबर आपके ओपन कर दिए मैंने, ताकि आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो इन नंबर्स पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। नंबर तो विजिबल है ना सर। हाँ सर, तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो आपका 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है सर यहाँ पर। ठीक है, और 4 बुद्धिस्ट काउंसिल किस किस शहर में हो रही है ये ध्यान रखना, उनका पैट्रोनेज कौन है ये ध्यान रखना, और टाइम क्या है, किस तारीख में हो रही है, किस ईयर में हो रही है ये ध्यान रखना। तो ये 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म में मान के चलो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये काउंसिल्स ही हैं, इस पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
चलिए, तो अभी तक अगर हम बात करें सर, 3 टॉपिक्स मेजरली हमने डिस्कस किए हैं, 3 या 4 कह लो। एक तो स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज के बाद आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज, वैदिक एज के बाद आ जाओ आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से सीक्वेंस में सर आपको क्रोनोलॉजी जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी ध्यान आपको रखना है। पीडीएफ के लिए सर मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर नहीं है किसी के पास मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप करें सर, कॉल ना करें, क्लासेस होती हैं तो हो सकता है आपका कॉल ना उठ पाए, ठीक है। 9990784642 इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा हिस्ट्री का, ठीक है। चलो, फिर वैदिक एज के बाद अगर आप देखोगे, जैसे हमने जना की बात करी, तो जना से जब बना जनपद, ठीक है, उसका हेड था राजन। अब ये जो जना है, ये जो जनपद है धीरे धीरे ग्रो करेंगे। जैसे मान लो एक जनपद है मगध, वो धीरे धीरे बाकी सबको भी अपने कब्जे में लेता जाएगा, तो धीरे धीरे जो जनपद है ये क्या बनेंगे सर, आपका महाजनपद, ठीक है। तो ये अब आपका जो स्टार्ट हो रहा है, महाजनपद का एज स्टार्ट हो रहा है। महाजनपद में भी जो सबसे प्रोमिनेंट था और जो सबसे ज्यादा आपका ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा, दैट वाज द मगध एम्पायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग मगध एम्पायर को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो मगध एम्पायर में कुल मिला के एक तो चीज ये ध्यान रख लेना, जितने भी महाजनपद हैं उनकी कैपिटल्स पूछी जा सकती है, हालांकि कई सालों से नहीं पूछी गई है, तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा ये ध्यान रख लेना सर इसमें आपका कि जितने भी आपका महाजनपद है, ठीक है, उसमें से ग्रो कौन करा, मगध। तो मगध में सीक्वेंस में आपका 3 अंपायर आए, ठीक है, हरियंका आए, शिशुनाग आए, ठीक है, और आपका नंदा डायनेस्टी आई। 3 डायनेस्टी आपको देखने को मिलेंगी मगध में, हरियंका, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। देखिए एपीपीसीएस में मेरे अलावा और भी फैकल्टीज हैं, वो भी क्लास लेंगे। देखो, अगर आप रिलीजन की बात करो कि जैनिज्म पहले आया कि बुद्धिज्म पहले आया, तो मैं बता देता हूँ, बुद्धिज्म शुरू होता है गौतम बुद्धा से, ठीक है, जो किन के टाइम पीरियड में आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वर्धमान महावीर के टाइम में। और वर्धमान महावीर वाज द 24th तीर्थंकर, उनसे पहले 23 ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। वर्धमान महावीर वाज द 24th तीर्थंकर, उनसे पहले 23 और आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर रिलीजन की बात करोगे तो ऑब्वियसली बात है जैनिज्म ज्यादा पुराना है, लेकिन हाँ अगर जो ग्रो करा तो वो लगभग एक ही टाइम में दोनों ग्रो करे, जब वर्धमान महावीर आए तब ज्यादा तेजी से आपका जैनिज्म ग्रो करेगा, ठीक है। हरियंका, शिशुनाग, नंदा। देखिए धर्म के नाम पे हम कौन पहले आया कौन बाद में आया उस पे तो बात कर सकते हैं, लेकिन कौन छोटा कौन बड़ा वो बात हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मगध में मैंने जैसे आपको 3 डायनेस्टी बताई, हरियंका बताया, शिशुनाग बताया और आपका नंदा बताया। तो इसमें आपका एक चीज तो ये ध्यान रखना, इनके फाउंडर्स ध्यान रखना, जैसे हरियंका में बिंबिसारा है, ठीक है, फिर अजात शत्रु है, उज्जैन है। किसके टाइम पे क्या कैपिटल रही उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिंबिसारा के टाइम में राजगीर रही थी। और फाइनली सबसे पहले अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि पाटलिपुत्र, एंशियंट इंडिया में आज का जो पटना है पहले उसका नाम था पाटलिपुत्र, तो एंशियंट इंडिया में जो कैपिटल रही है वो क्या है सर, आपका पाटलिपुत्र रही है, ठीक है। और मिडिवल इंडिया में दिल्ली रही है सर कैपिटल। मॉडर्न इंडिया में भी आप देखोगे कोलकाता है, देन न्यू दिल्ली है। इस तरह से कैपिटल्स का डिवीजन चल रहा है। तो अब इसमें सर जो एंशियंट इंडिया में पाटलिपुत्र कैपिटल रही है वो सबसे पहले किसके टाइम पे कैपिटल बनी, तो हरियंका डायनेस्टी के उदयन के नाम पर कैपिटल बनी। तो जितने भी डायनेस्टी में राजा आ रहे हैं सबसे रिलेटेड एक एक पॉइंट ध्यान रख लेना, कि अगर हम बिंबिसारा को याद रखें तो क्यों रखें, क्योंकि सर वो फाउंडर है। अजात शत्रु को याद रखें तो क्यों याद रखें, ठीक है, क्योंकि उसके टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है। उडैन को याद रखें तो क्यों रखें, क्योंकि उसने कैपिटल कहां शिफ्ट कर दी सर, आपका
पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद सर इसी तरह से शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, शिशुनाग के फाउंडर शिशुनाग थे। फिर आपका नंदा डायनेस्टी आएगी, शिशुनाग काल अशोक, काल अशोक को इसलिए ध्यान रखेंगे काल अशोक के टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हो रही है। फिर देन इज योर नंदा डायनेस्टी। लिंजिंग जी ये क्लास डेली नहीं है, ये क्लास सर आपका क्या है, ये क्लास आपका रिवीजन क्लास है सर, है ना। जब एग्जाम नजदीक आता है तब हम रिवीजन कराते हैं, तो ये बेसिकली क्या है आपका रिवीजन क्लास है, ठीक है। हाँ जी, छोटी सी मैराथन है ये। चलो तो आपका हरियंका हो गए, शिशुनाग हो गए, देन और आपका नंदा डायनेस्टी हो गए। उसके बाद ये इन्वेजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद मगध में नंदा डायनेस्टी को रिमूव कौन करेगा, चंद्रगुप्त मौर्य रिमूव करेंगे, तो वहां से स्टार्ट हो जाती है मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो ये मौर्यन डायनेस्टी भारत की पहली सबसे बड़ी डायनेस्टी बनेगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यहाँ तक अंपायर एक्सपेंड करा, अशोका इसको बिल्कुल यहाँ तक पहुंचा देगा, ठीक है। अशोका के टाइम पे अंपायर, ये देख रहे हो आप, भारत की पहली सबसे बड़ी डायनेस्टी जो थी, जो फुल फ्लैजेड फॉर्म में थी, दैट वाज मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसारा है, और फाइनली इसमें आप देखोगे अशोका। तो सबसे फेमस जो राजा कौन है, वो अशोका। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा फेमस कौन है, आपका अशोका। चलिए, फिर उसके बाद अशोका में एक चीज ये ध्यान रखना कि एक जो क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि कलिंगा के साथ युद्ध लड़ा था अशोका ने, ठीक है। तो उसी के बाद कलिंगा में जो बहुत सारी डेथ हुई थी, उसके बाद अशोका का मन बदल गया था। फिर उसने कहा था नहीं, मैं अब क्या कहते हैं बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कलिंगा के साथ वॉर हुआ था वो किस ईयर में हुआ था, ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया, ठीक है। लास्ट ईयर पूछा गया था, तो इट वाज आई थिंक फायरमैन में पूछा गया था। तो 261 बीसी, ठीक है। तो ये ईयर याद रखना कि जो आपका अशोका का वॉर हुआ था कलिंगा के साथ, वो 261 बीसी में हुआ था, है ना। और ऐसा नहीं है एक बार पूछ लिया तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, रिपीट भी करते रहते हैं। अशोका के बाद आप देखोगे उसका जो आखिरी राजा था अशोका के बाद, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ को मार देंगे पुष्यमित्र सुंगा, और वहां से नई डायनेस्टी की शुरुआत होगी, सुंगा डायनेस्टी, ठीक है। एक चीज ये समझ लो इधर, हाँ, बिंदुसारा और बिंबिसारा कंफ्यूजन है सर। किस किस को कंफ्यूजन है बिंदुसारा और बिंबिसारा में, बिंबिसारा और बिंदुसारा कंफ्यूजन है। देखो ऐसे ध्यान रखना, अल्फाबेटिकली चलो, अल्फाबेटिकली चलोगे तो बिंबिसारा पहले आता है। तो ये बिंबिसारा आपको किस में मिलेगा, हरियंका डायनेस्टी जो मगध एम्पायर में था। हालांकि मौर्य भी मगध की पार्ट है, ठीक है। फिर अल्फाबेटिकली चलो, बिंदुसारा बाद में आता है, तो इसको किसका पार्ट मान लो, मौर्य डायनेस्टी का, ठीक है। तो अगर कंफ्यूजन रहे तो अल्फाबेटिकली चल लो सर। एम और एन में कौन पहले आता है, एम आता है ना, एम फॉर मंकी पहले आता है, तो बिंबिसारा हरियंका डायनेस्टी, फिर बिंदुसारा मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। जिसको ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। मौर्य में आखिरी राजा ध्यान रखना, आपका आखिरी राजा कौन सा था, बृहद्रथ था, ठीक है। बृहद्रथ को ही मार के पुष्यमित्र शुंगा पावर में आएंगे।
तो यहाँ पर देखो, अशोका के बाद जो एम्पायर इतनी बड़े में फैली होती है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। ये लोग कुल मिला के इतनी एरिया में रह जाएंगे, और इतनी एरिया में फिर बृहद्रथ को मार के कौन पावर में आ जाएगा? सुंगा आएंगे। सुंगा आएंगे, देन कन्वा आएंगे, प्लस इधर फॉरेन इन्वेजन भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ग्रीस यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे इंडो ग्रीक्स आए। इंडो ग्रीक्स में जो बहुत फेमस है मिनेंडर है, जिसने इंडिया आके अपना नाम क्या रख लिया था? मिलिंद रख लिया था, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, आपका शाकाज आ रहे हैं। ठीक है, शाकाज में याद रखना, शाकाज को हराने वाले थे विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा। उन्होंने किसको हराया था? शाकाज को हराया था। वाज द ओनली वन हु डिफीटेड द शाकाज, और उनने अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम संवत भी स्टार्ट किया था। और एक क्वेश्चन पता नहीं बड़ा पूछते रहते हैं कि शाकाज का जो मोस्ट फेमस रूलर था वो कौन था? सर आपका रुद्र दामन वन। ठीक है, तो शाकाज का मोस्ट फेमस रूलर कौन था? आपका रुद्र दामन वन। इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसने लेक्स को रिपेयर कराया था, ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। ठीक है, तो मौर्यास के जाते ही एक साइड तो आपका फॉरेन इन्वेजन हो गया, और फॉरेन इन्वेजन से आपका ये इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, शाकाज आ रहे हैं, पार्थियंस आ रहे हैं, और आपका कुशांस आ रहे हैं। देखो पार्थियंस में कुछ खास नहीं, पार्थियंस में बस सेंट थॉमस को याद रख लेना। इनका फेमस राजा था गोंडोफेरनेस, उसके टाइम पे कौन आए थे? सेंट थॉमस आए थे इंडिया विजिट करने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, अदरवाइज पार्थियंस में और कुछ ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज योर कुशान। कुशांस काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुशांस काफी इंपॉर्टेंट है। कुशांस में एक बड़ा रूलर है कनिष्क। जितनी भी आप डायनेस्टीज पढ़ेंगे ना, जितनी भी आप डायनेस्टीज पढ़ेंगे, उन डायनेस्टीज में एक चीज ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फॉरेन ट्रेवलर्स, हाँ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो जितनी भी आप पढ़ोगे डायनेस्टीज, उन डायनेस्टीज में एक चीज ये ध्यान रखना, हर एक डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स होंगे, उनको जरूर हाईलाइट कर लेना, है ना। तो अगर क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा तो उन इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में ही पूछेगा। तो यहाँ पर जैसे कुशांस है, कुशांस में सबसे फेमस कौन है? कनिष्क है। ठीक है, देखो फॉरेन ट्रेवलर्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन था? सेल्यूकस निक्टर था। ठीक है, और सॉरी सेल्यूकस निक्टर नहीं था, सेल्यूकस निक्टर को तो हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, मेगास्थनीज आया था उनकी कोर्ट में। ठीक है, उनकी कोर्ट में मेगास्थनीज आया था। ही वाज द ऑथर ऑफ इंडिका, उनने किताब भी लिखी थी इंडिका। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अगला जो फेमस आपका ट्रैवलर है, वो आगे हम लोग गुप्ता में देखेंगे। अभी तो ये जो आपके ये खुद जो आपके ये फॉरेन इन्वेडर्स हैं, इनका रूल चल रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स में जैसे हम लोगों ने बात करी कनिष्क की, ये किसका पार्ट है? कुशांस का पार्ट है। ठीक है, कुशांस कौन थे? ये स्टेपीज वाला जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन, ये लोग वहां से आए हुए लोग थे। ठीक है, तो इसमें जो फेमस राजा था कनिष्क। कनिष्क को इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि जो एक नया बुद्धिज्म का सेक्ट था, महायान बुद्धिज्म। ठीक है, महायान बुद्धिज्म भी किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसलिए भी कनिष्क का नाम पूछ लिया जाता है। फिर सुंगा और कन्वा, ये छोटे छोटे राजा हैं, दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुंगास के टाइम पे बस इतना ध्यान रख लेना कि पतंजलि जो फेमस ग्रामर ऑथर हैं, आपका संस्कृत ग्रामर बनाने वाले पतंजलि, वो आपको किसके टाइम पे देखने को मिलते हैं? पुष्यमित्र सुंगा के टाइम पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन फिर आपका सतवाहनाज है। सतवाहनाज में इनका जो फाउंडर है सिमुका, उसका नाम ध्यान रखिएगा, सिमुका का। और ये जो आपका ढक्कन वाला एरिया है, यहाँ पर सतवाहनाज का रूल देखने को मिलेगा। यानी जब भी कोई सेंट्रल में पावरफुल एम्पायर नहीं होता है, तब आप क्या देखोगे? जब भी सेंटर में कोई पावरफुल एम्पायर नहीं होगा, तब आप नोटिस करोगे कि सर जो रीजनल एम्पायर है वो डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे। इधर वाला पोर्शन जैसे आपका
सुंगाज हैं, कनवाज हैं, वो रूल कर रहे हैं। इधर साइड आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेडर्स हैं। दक्कन में देखोगे सतवाहना है, और सदन में देखोगे तो पांड्या है, चोला है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिवीजन बना हुआ है आफ्टर द मौर्य। तो इसीलिए इसको इस तरह से ध्यान रखना। ठीक है, स्टोन एज, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, उसके बाद आप मगध एम्पायर पढ़ते हो, मगध एम्पायर के बाद आप मौर्यास पढ़ते हो। ठीक है, फिर मौर्यास के बाद जो पीरियड आता है पोस्ट मौर्य का, पोस्ट मौर्य में बहुत ही डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर मिलेगा। यानी इसमें किसी एरिया में, इस एरिया में जैसे हमने कहा सुंगाज और कनवा देखने को मिलेंगे, इस एरिया में फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे, इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, पार्थियंस आ रहे हैं, आपका शाकाज आ रहे हैं, कुशान्स आ रहे हैं, तो ये इस पार्ट में आपका फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। जो दक्कन वाला पार्ट है वहां पर आपको कौन देखने को मिलेगा, सतवाहनास देखने को मिलेंगे। और जो सदर्न पार्ट है उसमें पांड्या और चोला देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपका पोर्शन है, तो कोई अगर पावरफुल एम्पायर नहीं है तो इस तरह से रीजनल एम्पायर में वो आपको डिसइंटीग्रेट देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है सर, फील नहीं आती सतवाहनास कहाँ है, पांड्यास कहाँ है, चोलास कहाँ है, किस टाइम पीरियड में आ रहे हैं। तो इसको एक फिक्स कर लेना टाइम पीरियड में कि जो मौर्यास के बाद वाला टाइम था उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे। फिर मौर्यास के बाद अगला जो पावरफुल एम्पायर बनेगा दैट वाज गुप्तास। ठीक है, तो जब गुप्तास का टाइम पीरियड आएगा तो आप देखोगे वो फिर इस पूरे एरिया में लगभग रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो रीजनल एम्पायर्स बने हैं ये रीजनल एम्पायर्स फिर एक हो जाएंगे। अभी सदर्न हिस्से में भी आपका पांड्याज हैं, चोला हैं, चेरा हैं, तो ये लोग मिलके क्या चला रहे हैं सर, आपका संगम एज चला रहे हैं। ठीक है, हाँ, सुंगा के बाद कनवा है, करीब करीब 100 इयर्स रूल सुंगा का चला है, उसके बाद 50 इयर्स का रूल करीब करीब आपका कनवा का चला है। अब देखो ये जो संगम एज है, संगम एज में ये ध्यान रखना 3 संगम्स हुई हैं, 3 मीटिंग्स हुई हैं, कहां पर हुई है और उनका जो चेयरमैन है उसको ध्यान रखना। ठीक है, और एक किताब लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तिरुकुरला बाय तिरुवल्लुवर। इसको फिफ्थ वेद है या बाइबल ऑफ द तमिलनाडु भी कहा जाता है। तो ये भी आपका किसके टाइम पे लिखी जाएगी, संगमेश के टाइम पे लिखी जाएगी। ठीक है, देखो पूरा पूरा अगर ब्रॉडली बात करें ना एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, एक तो आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनकी हमने बात कर ली। ठीक है, कुछ आपका कभी कभी सदर्न स्टेट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पूरी एंशियंट हिस्ट्री में दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बाकी सारी चीजों की क्या है सर, आप क्रोनोलॉजी मेंटेन बना के रखिएगा। फिर हमने कहा सर आपका जब गुप्ता एम्पायर आ जाएगा तब चीजें सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर आपका जो रीजनल एम्पायर है वो इतना पावरफुल आपको नहीं दिखेंगे। तो गुप्ता एम्पायर में अगर हम बात करें तो इट वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन का टाइटल क्या था, महाराजा धीराज था। फिर इस एम्पायर को एक्सपेंड किसने किया, जैसे चंद्रगुप्त वन के टाइम पे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो बस इतने पे रूल था। फिर इसके बाद रूल आएगा समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त इस पूरे एम्पायर को एक्सपेंड करते हुए यहाँ तक आपका ले जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इस पे कौन रूल कर रहा है, आपका समुद्रगुप्त। बीएनजे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो समुद्रगुप्त के टाइम पे ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है कि एक जो इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। जो इलाहाबाद में पिलर इंस्क्रिप्शन है वो किसने लगवाया था, बाई पोइट हरि सेन। ठीक है, हरि सेन का लगवाया हुआ है इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना पहला चंद्रगुप्त है, फिर दूसरा समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा एक्सपेंड किया एम्पायर को, फिर चंद्रगुप्त टू का रूल आता है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त टू का रूल क्या हो रहा है, यहाँ पर अंपायर इस्टेब्लिश हो गया है, एक्सपेंड हो गया है, तो चंद्रगुप्त टू के पास कुछ ज्यादा काम करने को बचा नहीं। तो जब काम करने को बचता नहीं है तब क्या डेवलप होता है सर, आर्ट डेवलप होती है। तो चंद्रगुप्त के टाइम पे आर्ट डेवलप होगी,
लिटरेचर डेवलप होगी। और यही टाइम पीरियड है जिसको गोल्डन एज माना गया है। तो गुप्ता का यही टाइम पीरियड आपका गोल्डन एज भी माना गया है। और फॉरेन ट्रेवलर फाहाइन भी इन्हीं के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ठीक है, कालिदास और अमर सिन्हा इनके कोर्ट में थे आपका चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। और एक महरौली दिल्ली में जगह है, वहां पर एक आयरन पिलर है, वो उस पे अभी तक जंग नहीं लगी, अभी तक उस पे रस्टिंग नहीं हुई है, तो वो भी बड़ा फेमस है। वो भी आपको किस में देखने को मिलेगा, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट रूलर आएंगे आपका कुमारगुप्त। जैसे चंद्रगुप्त वन को हम क्यों याद करते हैं, उन्होंने स्टैब्लिश किया। समुद्रगुप्त को क्यों याद करते हैं सर, इसलिए क्योंकि उन्होंने एक्सपैंड किया। फिर आपका जो तीसरे थे चंद्रगुप्त टू, उनको क्यों याद करते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे आपका आर्ट डेवलप हो रही है, लिटरेचर डेवलप हो रही है। फिर आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को क्यों याद करते हैं, ये वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, कुमारगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो कुमारगुप्त का जब भी नाम आए तो सीधा ध्यान रखना फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन बनेगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, गुप्ताज वैश्य थे सर। ठीक है, बिजनेस वाली क्लास होती है। फिर स्कंद गुप्त को क्यों याद रखते हैं, क्योंकि वो लास्ट ग्रेट रूलर थे। ठीक है, स्कंद गुप्त वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। उसके बाद हुनास का इन्वेजन स्टार्ट हो गया था, हुनास ने गुप्ता एम्पायर को वीक कर दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे गुप्ता एम्पायर विल डिग्रेड। ठीक है, तो गुप्ता एम्पायर मान सकते हो एंशिएंट इंडिया का लास्ट पावरफुल एम्पायर था। फिर गुप्ताज को रिप्लेस करते हुए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, आपका हर्षवर्धन आएंगे। ठीक है, गुप्ता एम्पायर को रिप्लेस करते हुए थोड़े टाइम के लिए हर्षवर्धन आएंगे, बट हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। इनकी डायनेस्टी थी पुष्यभूति डायनेस्टी, लेकिन दे ले दे के इनके पूरे एम्पायर में यही एक मजेदार पर्सन थे, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन, कैपिटल क्या थी। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे कैपिटल क्या थी सर, आपका कन्नौज। पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हर्षवर्धन के टाइम पे कौन फॉरेन ट्रेवलर आया था, या ऐसे आ जाएगा ह्यून सांग। ह्यून सांग किसके टाइम पीरियड पे आए थे, तो ये दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। फिर वही मैंने कहा सर, जब कोई पावरफुल एम्पायर नहीं होता है तो रीजनल एम्पायर डेवलप करते हैं। जैसे हर्षवर्धन को भी अगर देखो तो इनका हिस्सा सिर्फ नदर्न इंडिया में है, दक्कन में नहीं है, सदर्न इंडिया में नहीं है। तो एक बार दक्कन और सदर्न इंडिया में देख लेते हैं। दक्कन में जाओगे तो आपको कौन देखने को मिलेगा, चालुक्यास को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चालुक्यास भी अलग अलग फेज में देखने को मिलेंगे। जैसे पहले आपको देखने को मिलेंगे बादामी चालुक्यास, उनकी कैपिटल क्या थी, बादामी। फिर आपको ईस्टर्न चालुक्यास देखने को मिलेंगे, उनकी कैपिटल थी वेंगी। ठीक है, फिर आपको वेस्टर्न चालुक्यास देखने को मिलेंगे, उनकी कैपिटल थी कल्याणी। देखो साउथ इंडिया के जितने किंगडम्स है ना, उस पे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, दैट इज द कैपिटल। तो सदर्न एम्पायर्स को अगर आप पढ़ो तो मेक श्योर आपको कैपिटल याद रहे। जैसे लास्ट ईयर भी एक सदर्न इंडिया एम्पायर पे क्वेश्चन आया था, कैपिटल को लेके उन्होंने पूछ लिया था। तो सदर्न इंडिया एम्पायर में आप मेक श्योर करो कि इन सब की कैपिटल्स आपको पता हो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, कोई पावरफुल एम्पायर है नहीं। पुष्यभूति डायनेस्टी में हर्षवर्धन जब तक कन्नौज में बैठे थे तब तक वो इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन के जाते ही अब यहाँ से एम्पायर ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगा। कन्नौज वाज ए पावरफुल सीट, तो हर कोई चाहेगा कि हम उसको एक्सेस कर पाए, उस पर कंट्रोल कर पाए। तो सदर्न साइड से कोशिश रहेगी राष्ट्रीय कुटास की, ईस्टर्न साइड से कोशिश रहेगी पालास की, और वेस्टर्न साइड से कोशिश रहेगी आपका गुर्जर प्रतिहारास की। तो यहाँ पर क्या है, कभी गुर्जर प्रतिहारास का रूल आएगा, कभी पालास का आएगा, कभी राष्ट्रीय कुटास का आएगा, ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आगे चेंज होता रहेगा। इसमें बस आपको बस इतना ध्यान रखना है, सीक्वेंस बिल्कुल ध्यान नहीं रखनी, बस इतना ध्यान रखना है कि तीनों एम्पायर, राष्ट्रीय कुटाज हो, पालाज हो, गुर्जर प्रतिहाराज हो, उनके इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन से थे।
ठीक है, जैसे राष्ट्रीय कुटास के फाउंडर थे दांती दुर्ग, कृष्णवन और अमोघ वर्ष। तो डायरेक्ट राजा का नाम दे देगा और पूछ लेगा बताओ कौन सी डायनेस्टी से वो रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए सर, तो इसको कर लोगे फिर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होती है। फिर मिडिवल में आप आओगे तो मिडिवल में फिर आपका सेंट्रल एशिया से इन्वेजन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका फिर गजनी आएगा, गौरी आएगा, उसके बाद दिल्ली सल्तनत यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री भी हम देख लेंगे बट दैट इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। मेन चीज आप देखना एंशिएंट हिस्ट्री पे ज्यादा अपना फोकस बना के रखिए, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री पे। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो आफ्टर गांधी वाला पार्ट है, एक तो आफ्टर गांधी वाला पार्ट याद रख लेना और दूसरा उसमें वाइसरॉय पे क्वेश्चन आ जाते हैं, या वाइसरॉय पे भी कह लो, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं बार बार ज्यादातर कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था। ये कई बार यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, तो वो ध्यान रखना डलहाउजी लेके आया था। ठीक है, तो आफ्टर गांधी वाला पोर्शन और कौन कौन से वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है सर, चलिए, तो दैट इज अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ तक कुछ पूछना हो तो डू लेट मी नो। हाँ जी सर, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। कुछ पूछना है तो बताइए, बाकी मैं एक बार फिर से अनाउंस कर देता हूँ। एपीपीएससी में ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं ईटानगर नाहरलगुन में, ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो स्क्रीन पे आपको ब्लू स्ट्रिप में नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, उन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सी सेट का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सी सेट हो या फिर एपीएसएसबी का मैथ्स एंड रीजनिंग है, उसके भी कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। या और भी कोई कोर्स हो जो आपको ज्वाइन करना हो तो गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी नहीं आएगा सर, क्रोनोलॉजी आपको अपनी समझ के लिए डेवलप करनी है। ठीक है, क्रोनोलॉजी इसलिए डेवलप करनी है ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जैसे अभी हम लोग अगर क्रोनोलॉजी की बात करें, स्टोन एज देखा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा, फिर आपको हम लोगों ने किसकी बात करी सर, आपका वैदिक एज की बात करी, फिर उसके बाद महाजनपदाज में मगध एम्पायर देखा, मगध एम्पायर के बाद मगध से ही निकला हुआ मौर्यन एम्पायर देखा, मौर्यन के बाद हमने देखा पोस्ट मौर्य में किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया था मामला, फिर पोस्ट मौर्य के बाद हम लोग गुप्तास की तरफ आगे बढ़े, गुप्तास के बाद अगर पावरफुल देखोगे तो हर्षवर्धन का रूल रहा, और हर्षवर्धन के बाद अगर आप देखोगे तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो गया। सबसे पहले तो माइंड में इस क्रोनोलॉजी को सेट कर लेना है। एक बार ये चीजें सेट हो गई, उसके बाद बाकी क्या है, फिलअप करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी अगर स्टोर करना होता तो पहले टोकरी तैयार करनी पड़ेगी ना, तो ये आपकी टोकरी है। पहले इतना आप क्रोनोलॉजी सेट करो, उसके बाद फिर देखो पोस्ट मौर्य में क्या क्या हो रहा है, गुप्ता में क्या क्या हो रहा है, हर्षवर्धन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर उसमें आप एंटर करो। अगर ये बेसिक क्रोनोलॉजी अगर आपको क्लियर नहीं होगी तो बाकी सारी चीजों में आप कंफ्यूज होते रहोगे, फिर वही होगा सर बिंबिसारा पहले आया कि बिंदुसारा पहले आया। ठीक है, तो वो तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक आपकी क्रोनोलॉजी सेट नहीं होगी। बिंबिसारा बिंदुसारा में मैंने पहले ही बता दिया, डिक्शनरी के हिसाब से चलो। ठीक है, बिंबिसारा एम पहले आया था, बिंदुसारा बाद में आया। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, मिलते हैं फिर सर इसी तरह से अगली क्लास में, रिवीजन क्लास में। आगे फिर हम जीके में ना पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आने वाले एग्जाम्स में वो आपको काफी हेल्प करेगी। और ये मत सोचना ये मास्टर ने तो पुराने क्वेश्चन बता दिए, जो बता चुके हैं वो दोबारा फिर आ सकते हैं ना। चलिए सर, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।